नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा जी से, जिनका जीवन एक बहुत ही ज्योतिष क्षेत्र में संघर्षमय जीवन रहा, जिन्होंने आज ज्योतिष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी है। हाल ही में संयुक्त रूप से 5 देशों ने उन्हें भारत गौरव का नाम से एक अवार्ड है, एक सम्मान है जो इन्हें दिया है। और दिल्ली में कहें या पूरे भारत में गए, वहाँ तो जो इन्हें सम्मान मिलता है कि जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो भी ज्योतिष से संबंधित व्यक्ति है या जो आचार्य है या कोई ज्योतिष में रुचि रखता है, तो इस नाम को जरूर जानता होगा, नीलम शर्मा जी को। जानेंगे कैसा रहा इनका जीवन और कैसा महसूस करते हैं आज ये इतना बड़ा अवार्ड जब इन्हें मिला है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको हाल ही में इतना भारत गौरव का मतलब है आप स्वयं भारत के लिए एक गौरव हैं और सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो जानेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस यहीं से शुरू करते जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये सम्मान प्राप्त करके, क्योंकि आज भारत विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहा है, अपनी पहचान बढ़ा रहा है। क्योंकि हमारा जो भारत है वो अध्यात्म और ज्योतिष के नाम से ही बाहर जाना जाता है। अगर हम उसको लेकर बाहर जा रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें इस पल के लिए, इन क्षणों के लिए चुना है। और वहां जाकर भारत गौरव सम्मान प्राप्त करके तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है ही, क्योंकि भारत में तो हम लोग सम्मान प्राप्त करते ही रहते हैं और हमारे क्लाइंट जो हमें अप्रिशिएट करते हैं उससे भी ज्यादा जो सम्मान हम ज्योतिष सम्मेलनों में लेते हैं, और वो बाहर जाकर विदेशों की यानी पश्चिमी धरा पर, जहां पर हम लोग जाना ही सोचते हैं कि हम भारत के लोग वहां पहुंचे, वहां जाकर भारत गौरव सम्मान प्राप्त करके अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ मैं। हैं। मैम, कहा जाता है कि ज्योतिष और महिलाओं का मतलब एक अलग दोनों का रास्ता है, अलग जीवन है। ज्योतिष को अध्यात्मक से एक लंबी तपस्या के बाद प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मान्यता है। एक महिलाओं को परिवार चलाना होता है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। कैसे एक महिला अपने आप को फिट कर पाती है, या जो लोग आते हैं इस फील्ड में वो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? आप तो उनके लिए एक प्रेरणादायक है। तो क्या कहना चाहेंगी आज की युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियों के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि हर महिला को ज्योतिष का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ज्योतिष अपने आप को पहचानने की कला तो है ही है, साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अगर एक महिला इस चीज के अंदर परिपूर्ण होगी तो अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगी। हर व्यक्ति को क्या स्वभाव चल रहा है, क्या नेचर है उसका, क्या चीज हमें खान पान में परिवर्तन करके उसके नेचर में चेंज ला सकते हैं, किस तरीके की हैबिट्स को उसको डालकर हम आगे अग्रसर कर सकते हैं। तो एक महिला का ज्योतिष का ज्ञान होना मेरे अनुसार, या जो मेरा अनुभव कहता है, होना आवश्यक है। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हम अपने आप को तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ सामने वाले व्यक्ति के ऊपर किस तरीके का प्रभाव है। कई बार ऐसी प्रतिक्रिया सामने वाले लोग कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ये जो प्रतिक्रिया है इसने क्यों की, और फिर मन के अंदर द्वंद चलता रहता है। पर अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष जानते हैं तो हम जान पाते हैं कि उस व्यक्ति ने अगर ऐसा काम किया तो वो क्यों किया, किस कारण से किया होगा, कैसे प्लेनेट की महादशा दशा के अंतर्गत व्यक्ति क्या सोचता है। क्योंकि परिस्थिति एक होती है पर जब व्यक्ति तीनों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये ज्योतिष जो जानता है और खासतौर से महिला जानती है, मैं तो ये कहूंगी जो भी महिला है, ज्योतिष का बेसिक ज्ञान होना परम आवश्यक है। अगर ज्योतिष यानी ईश्वरीय लाइट को हम पहचानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा हम पे किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, ज्योतिष जिस तरीके से व्यक्ति के ऊपर असर करता है वो आप डे बाई डे देख सकते हैं। जैसे कि पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी जब आती है तो व्यक्ति के जो स्वभाव में एक अंतर आता है, अमावस्या पर भी आता है। जब पूर्णमासी और अमावस्या होती है तो अमावस्या पे व्यक्ति का मन बहुत बुझा बुझा रहता है, वो अपने आप को बहुत ना डाउन फील करता है कि उसका अकेले में रहने का मन करेगा, रोने का मन करेगा। अगर उसका चंद्रमा नीच का है, किसी भी महिला को या घर की
कोई भी स्त्री को अगर इसका ज्ञान है तो वो समझ पाएगी। अच्छा, आपने महिला की और ज्योतिष की बात करी, बहुत सुंदर बात है। जैसे कि लोग कहते हैं आपको एक तो कानून का ज्ञान होना चाहिए, भले ही आप वकालत ना करो, लेकिन आपको पता होगा कि मेरे घर में कोई आ रहा है तो उसे कैसे रोकना है, या सड़क पे जा रहा हूँ तो पुलिस वाला कहाँ तक हमें टॉर्चर नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर एक बहन है बड़ी या एक माँ है, अगर उसे ज्योतिष का ज्ञान होगा तो क्या अपने बच्चों का फ्यूचर संवार सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष बेसिक जानकारी के लिए बहुत जरूरी है महिला को पता हो, क्योंकि हम समय समय पर इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं या बताते रहते हैं कि खान पान के परिवर्तन से भी व्यक्ति के जीवन में हम अंतर ला सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष का है कलर थेरेपी पे काम करता है। और हमारी किचन के अंदर आप देखेंगे 7 कलर की ही दालें होती हैं, साथ ही मसाले के कलर होते हैं। अगर उन्हीं का बैलेंसिंग करके हम बच्चे के स्वभाव में या व्यक्ति के स्वभाव में अंतर लेके आ सकते हैं। आपने खान पान की बात करी, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, आजकल लोग नॉनवेज में होते हैं, खा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा जो शाकाहारी व्यक्ति होता है, क्या उसका जीवन उत्कर्ष होता है? क्या उसमें कितना प्रभाव होता है? देखिए, जितने भी शाकाहारी लोग हैं, हमारे ऋषि मुनि ने ये बोला हुआ है कि शाकाहारी भोजन से लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। जो मांसाहार खाते हैं उनका जो स्वभाव है वो भी बहुत तामसिक होता है, बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, खुद भी पसीने पसीने हो जाते हैं, क्योंकि अंदर हमेशा हीट बह होती है। और शाकाहारी जो भोजन करते हैं उनका जो जीवन है, उनका जो नेचर है वो सम रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो प्याज लहसुन तक का परहेज बताते हैं, क्योंकि वो तामसिक माना जाता है। जब तामसिक भोजन हम करते हैं तो हमारे नेचर में तामसिकपना आ जाता है। आपने बहुत सारी बातें कही, कुछ जानना चाहेंगे कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं भारत के? ये तो रहे अंतर्राष्ट्रीय से, कुछ जो आपको लगा हो कि आपका जीवन बदल गया हो, या आपको हमेशा याद रहने वाले कुछ ऐसे अवार्ड या कुछ ऐसे पुरस्कार, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उन्हें पता लगना चाहिए नीलम जी का सफर यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। देखिए, अवार्ड तो बहुत मिल चुके हैं कि अब तो शायद मैं गिनती भी नहीं करती मैंने हूँ। कहा जहां से आपका जीवन बदला या आपको याद रहेगा। हाँ, देखिए मैं 2018 में एक प्रोग्राम हुआ था जो करौल बाग के अंदर हुआ था। फर्स्ट मेरी जो कॉन्फ्रेंस थी वो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया ऐसे ही, क्योंकि फेसबुक के जरिए मुझे किसी ने कांटेक्ट किया। वहां मैं गई तो मैंने देखा कि ये कॉन्फ्रेंस होती क्या है, ज्योतिष के बारे में किस तरीके से लोग बात करते हैं। क्योंकि मैं 2003 से ज्योतिष तो कर रही थी पर मैं अपनी सीट पे ही करती थी। क्लाइंटेज बहुत अच्छी थी तो बाहर मैं कभी निकली नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैं वहां निकली, वहां पर काफी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी आए हुए थे, पर वहां पर मेरे गुरु भी थे तो उन्होंने कहा कि ये मेरी सबसे पुरानी स्टूडेंट है, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और वहीं पर शायद मुझे गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरी फोटो ली, और फोटो लेने के बाद उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में निकाली। उसके बाद निकाल दिया, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे जने थे, फोटोग्राफ्स और भी ली गई थी, पर उन्होंने फेस ऑफ द वीक मेरा न्यूज़पेपर के अंदर। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आपको वो दिन वो पल याद है। अब आपसे ये तो हमने एक जाना ज्योतिषाचार्य, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नीलम शर्मा जी को, एक प्यारी सी सुंदर सी एक गुड़िया जो कभी अपना जीवन शुरू किया होगा, कैसा रहा उस नीलम का जीवन का सफर? कहाँ से आपको लगता है कि मुझे सब कुछ पता था, या मैं स्कूल में गई, कहाँ से आपको, कौन से स्कूल में पढ़े हैं आप, और कहाँ आपका जन्म हुआ? देखिए, मेरा जन्म दिल्ली का ही है। मेरे फादर एयरफोर्स के अंदर थे और मदर उस समय हाउसवाइफ थी। पर फादर ने जॉब छोड़कर बिजनेस में कदम रखा। हम 2 बहनें और 1 भाई था। तो बिजनेस उस समय बटनों का बिजनेस उन्होंने वृंदावन में किया। मशीनें एक सर्विस क्लास, वो भी फौजी अगर बिजनेस करता है तो वो शायद सक्सेस होना बहुत कम रेट से होता है, और वही हुआ कि उनको बिजनेस में लॉस हुआ। पर पॉलिटिकल हमारी अप्रोच काफ़ी रही है, क्योंकि मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, मेरी नानी फ्रीडम फाइटर क्या रही। नाम रहा दादाजी? मोतीलाल शर्मा, श्री मोतीलाल शर्मा जी मेरे दादाजी रहे, कानपुर से थे। और मेरी नानी त्रिवेणी जो है त्रिवेणी देवी रहीं, वो भी फ्रीडम फाइटर रही हैं। तो जीवन इस तरीके का था कि पापा फौज में होने के बाद जब लॉसेस हुए तो उसके बाद उनको दोबारा जॉब करनी पड़ी। उन्होंने जॉब की टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर और दिल्ली में ही थे।
मेरी मदर ने भी गवर्नमेंट जॉब की और मेरी मदर काफ़ी अच्छी पोस्टों पे रहीं दिल्ली के अंदर, फादर इंजीनियर थे। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए वनस्थली विद्यापीठ गई। वहाँ से आने के बाद जब मम्मी-पापा दिल्ली में दोनों जने थोड़ा सेटल अच्छे से हो गए, तो हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद मेरी पढ़ाई पश्चिम विहार स्कूल में ही हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली मतलब उस गुड़िया ने देखा जीवन का अपने घर में ही उतार चढ़ाव, संघर्ष और वो ख्याति और वो सम्मान, क्योंकि जो देखिए संघर्ष अपने आप में स्वतंत्र सेनानी होना हर किसी के लिए वो नहीं होता। मैं आप देख सकते हैं मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं जब हम किसी स्वतंत्र सेनानी के परिवार से मिलते हैं ना, तो शायद वो सम्मान आप कोई आम आदमी समझ नहीं सकता जो सम्मान उनको दिया जाना चाहिए या दिया जाता है। तो उस नीलम ने जो छोटी सी थी गुड़िया, ये सब कुछ सहा देखा, तो फिर दिल्ली में कब आपको कॉलेज जो जो स्कूल हुआ फिर उसके बाद स्कूल के बाद मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि मेरा ड्राइंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट था, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट के डिप्लोमा में एडमिशन लिया और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी। तो पर मेरा जो रुझान था वो देवी देवताओं में ही था मोस्टली, क्योंकि अगर आप मेरे ऑफिस में भी देखेंगे तो मेरे हाथ के बने हुए लक्ष्मी विष्णु जी, मतलब सरस्वती। सनातनी क्रांतिकारी शुरू से रहे। और यही वजह था कि मेरा रुझान हमेशा, मतलब मैं जो भी बनाती थी, महाभारत की पिक्चर या फोटो, मतलब वो सारी चीजें थी मेरे को उसमें। सेकंड पोजीशन पे मैं अपनी क्लास के अंदर थी, तो मेरी टीचर का और प्रिंसिपल का ये था कि नीलम, तुम जिस घर में जाओगी उस घर में मंदिर बनाओगी क्या? इतनी सारी तुमने भगवान की ही सब चीज बना रखी है, क्योंकि मतलब वो आपकी मैडम को पहले से पता था कि ये क्या बनाने जाने वाली हैं और अपने पति देव को किस किस दिशा में ले जाएंगी। तो जब ये सारी चीजें मैं बनाती थी तो टीचर स्टूडेंट यही बोलते थे, जो भी सिलेक्शन करती है वो ऐसी चीज क्यों करती है, रामचंद्र जी बना रही है या सरस्वती बना रही है या लक्ष्मी विष्णु बना रही है या महाभारत का सीन बना रही है, मुझे इसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता था। और और यहाँ तक कि हर समय ही भगवान का ही ध्यान तो रहता ही था, क्योंकि मैं सच पूछिए आज मैं शायद कैमरे के आगे बोल रही हूँ कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी। मतलब योगी राज थी आप। मतलब इस देश में कमी नहीं है नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की या उमा भारती जैसे लोगों की। कभी सफर लंबा हो जाता है, कभी कभी सफर अकेला हो जाता है, लेकिन जिसको जहां पहुंचना होता है स्टार उससे वहां पहुंच जाते हैं। तो जब आपने आपकी शादी कब हुई लेकिन? हाँ, तो मैंने शादी के लिए, मेरी सिस्टर मेरे से 1 साल बड़ी थी, तो मेरी मदर ने, हमारे यहाँ ना थोड़ा टाइम से शादी कर देते हैं, तो मेरी सिस्टर की बड़ी टाइम से होनी शादी, भी यही चाहिए। हाँ, बड़ी टाइम से शादी कर दी, तो मेरी भी बस जो भी बारात में आए थे, तो उनका ये था कि दूसरी लड़की भी हम इसी घर से ले जाएँगे। उस समय मेरी उम्र शायद 17 साल की रही होगी। तो मेरी मम्मी बोली, "भई ये तो शादी ही नहीं करना चाहती है", और यही मेरी चीज़ थी कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि शादी करूँ। तो मेरी मम्मी का ये था कि नहीं, शादी तो करनी ही करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर शादी करनी है तो आपकी पसंद होगी, मैं लड़का देखूँगी भी नहीं, और लड़का, ये शर्त मेरी थी कि मैं लड़का लड़का मुझे भी नहीं देखेगा। तो तो ये एक ये बड़ी बात है। मतलब इसमें कोई बड़ी बात दूसरे तरीके से देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कूट-कूट के संस्कार भरे हुए थे। हमारे देश के संस्कार ये रहे हैं कि शादी के बाद ही एक-दूसरे को लोग मिलते थे। आज जब से चीज़ें खराब मतलब बदली हैं तो खराब भी हुई हैं। आपके दौर में शायद मुझे नहीं लगता कोई एक भी आदमी अदालत की चौखट तक कोई पहुँचता हुआ या जाता होगा। पर आज लोग जा रहे हैं, जबकि मिलते भी हैं, हाँ, एक-दूसरे से टाइम, सब चीज़ होता है। तो उसके बाद कैसा रहा? बस के बाद शादी तो हो गई, पर ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे मेरे पति बहुत ही सपोर्टेड मिले। अगर उनको लगता था कि मेरे को पूजा करनी है या मुझे मंदिर जाना है या मुझे कुछ भी करना है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो मुझे ये लगा ही नहीं कभी कि मैं शादी होके शायद किसी अलग घर में आई हूँ अपने घर से। जैसे ज्योतिष से क्या कब जुड़ा हुआ? ज्योतिष से मेरा जुड़ाव हुआ 2000 में, क्योंकि मैं हाथ देख लेती थी सबका। मैंने 2-3 जनों की प्रेडिक्शन की और वो बिल्कुल सही उतरी। जिनको बोला कि भई आपकी आयु कम है, और एक बहुत ही ख़ास, जिसे मैं अपनी छोटी बहन ही कहूँगी, उनकी अब सगाई हो चुकी थी, और जैसे वो कि दीदी आप तो हाथ देख लेती हैं, मेरा हाथ देखो। मैंने हाथ देखा, देखा उसकी तो लाइफ़ ही नहीं है। अब उसको तो मैंने हल्का-सा बोला, पर मेरे मन में था कि इसकी लाइफ़ नहीं है। यहाँ मेरा छोटा बेटा होने वाला था, वो उसके मैं आई तो पता लगा सगाई हो चुकी है, फैमिली फैमिली में कर दी थी। तो वो महीने डेढ़ महीने का हुआ था, पता लगा एक्सीडेंट में जिसके साथ सगाई हुई थी, दोनों वो एक्सपायर हो गए।
तो वो एक चीज़ इंसिडेंट ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं जिसको जो बोल देती हूँ वो हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि मतलब ऐसा मैं हाथ ही बहुत अच्छा देखती हूँ। देखिए, कहा जाता है कि कभी-कभार ज्ञान होना बहुत एक विचित्र घटना हो जाती है, क्योंकि हमें जब चीज़ें दिखाई देती हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हाँ, हम उसको देख पाते हैं, ये पहले से अनुमान हो जाता था कि कुछ घटना घटने वाली है, तो इसलिए दर्द भी रहता है, दुःख भी रहता है, क्योंकि चीज़ें बदली नहीं जा सकती। आप ज्योतिष में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसे देख सकते हैं, लेकिन आप उसे दूसरे के जीवन को बदल नहीं सकते। कुछ ऐसा ज्योतिष का मैं समझता हूँ, ऐसा ही व्यवहार है उसका। क्योंकि आपको जिस लाइन की तरफ जाना है ना, आपने देखिए मैंने शादी के बाद बीएड भी किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे, तो उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मेरा ये था कि मैं क्राफ्ट में कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। इनके ऑफिसर्स को बहुत सरस्वती बना के मैंने गिफ्ट भी की और मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मेरा बड़ा बेटा शायद 2.5 साल का था तब मैंने बीएड कर लिया। छोटा हुआ तो मैं पूरा कोचिंग सेंटर चलाती थी अपने घर पे ही और साथ ही साथ मैं पेंटिंग सिखाती थी। काफ़ी बड़ी लेडीज़ को जैसे कोई बेडशीट वगैरह तैयार कर रही है या शादी की तैयारी में लगी हुई है तो कुछ ना कुछ वो बनाती थी। उस समय ये रिवाज था। आज तो ये सब चीज़ें नहीं है पर उस समय था। तो मैं मतलब खाली कभी नहीं बैठती थी, पर उसमें भी मैं शायद ये मानती हूँ कि पेंटिंग ने मुझे ना ध्यान लगाना सिखा दिया। पेंटिंग वही कर सकता है जिसके अंदर ध्यान लग जाए, क्योंकि आप इतना खो जाते हैं पेंटिंग करते वक़्त कि आपको पता ही नहीं होता कि ब्रश डुबा-डुबा के वो चाय रखी है या पेंटिंग का कलर रखा है, आप वो भी उठा के सिर्फ पी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है कि ध्यान बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करते वक़्त और मेरा जो ध्यान था मुझे पता ही नहीं लगा पेंटिंग के थ्रू या क्राफ्ट करते समय या क्ले मॉडलिंग यानी मैं मिट्टी की मूर्तियाँ भी खुद अपने हाथों से बनाती थी। वो करते वक़्त मेरा ध्यान कब लग जाता था कि मैं वहाँ होती ही नहीं थी जो चीज़ बना रही हूँ और चीज़ सबसे पहले क्लास में भी यही मेरा हाल था। मैं सबसे पहले बना के तैयार कर देती थी और मैं खुद ही देखती थी कि कितनी संतुष्ट है वो नीलम, उसके आगे जो ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा है। मैं पूरी तरीके से अगर आज की लाइफ में देखा जाए तो मैं ईश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे 2 बहुत सुंदर, समझदार, सुलझे बच्चे मिले हैं, जो शायद अपने पापा से भी ज़्यादा मेरी केयर करते हैं और एक हस्बैंड बात बहुत बड़ी याद, हिंदुस्तान में कहावत है, हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन देखने में ये भी आता है, हर कामयाब स्त्री के पीछे उसके पुरुष का, वो पुरुष पूरा ही होता है, हाथ हाँ नहीं होता जी, पूरा। मुझे लगता है कि पूरा अगर सपोर्टेड ना हो तो स्त्री को थोड़ा सा समय लगेगा अपने आप को प्रमोट करने में। थोड़ा नहीं उसका पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे रास्ते पे चल रही होती है और हस्बैंड दूसरे रास्ते पे चल रहा होता है। यहाँ ये है कि अगर दोनों समझदार हैं, तो ये देख के कि अगर हस्बैंड सही है तो उस समय कुछ समय आप उसके साथ चल लीजिए और उन अगर हस्बैंड समझदार है, देखता है पत्नी सही लाइन पे है, तो वो उसके साथ चल जाता है। एक अच्छा जीवन साथी, सुलझा हुआ समझदार है, तो आप मोस्टली देखेंगे कि ज्योतिषाचार्यों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हम लोग बहुत नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं अपनी सीट से जब उठते हैं, तो बहुत इरिटेट भी हो रहे होते हैं कई बार। पर अगर उस समय कोई अब बहुत प्यार से हमें समझ ले या हम उसको समझ जाए समझा दें अपने आप को, तो ये बहुत बड़ा पार्टनर का सहयोग होता है आपके साथ। आपने दोनों जीवन जिए, एक सामान्य लड़की का भी, एक गृहिणी का भी, और एक क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व का भी। एक पति को क्या चाहिए होता है? वो कहता है मुझे आप खाना दीजिए, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी सेकेंडरी जो नीड होती है, कहते हैं आप मेरे माँ-बाप की सेवा करिए। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। आप जो लोग, जितने भी लोग जो हैं प्रोफ़ेशनल में किसी न किसी, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो ये बात समझ लें कि शादी के बाद जो माँ-बाप हैं, वो भी उन्हीं के माँ-बाप हैं, जो मतलब मेरे पति के हैं, तो शायद और आसान जीवन हो जाता है। जी, इसका मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी मदर इन लॉ एक तरह से मेरी ददिया सास की उम्र की थी। क्योंकि जब मेरी मदर इन लॉ 45 की रही होंगी तब मेरे हस्बैंड हुए। इनसे पहले इनके 3 ब्रदर गुज़र चुके थे। तो उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जब मेरी शादी हुई तो लोग मतलब अगर वो मेरे साथ होती थी तो लोग बोलते थे तुम्हारी दादस है या कुछ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा उनका केयर करना। मैं वही कहा कि आने वाले जो पीढ़ी है या ऐसे आप जैसे लोग हैं, उनको क्या समझें? संदेश यही है कि बड़ों का सम्मान तो करना चाहिए। वो बिल्कुल बेड रिटर्न थी और उनका सारे काम ये समझ लीजिए कि लैट्रिन बाथरूम तक वो नहीं जा सकती थी। वो सब मैंने अपने हाथों से किया। आज उसका बहुत मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद ही है कि जो आज मुझे इतनी
ख्याति भी मिली है और साथ-साथ घर भी बहुत पैरेलल बहुत स्मूथ चल रहा है। लोग देख के बोल सकते हैं कि एक हैप्पीली लाइफ होनी चाहिए तो ऐसी है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, वाक़ई हम लोगों की लाइफ हैप्पीली है। अपने कुछ ये कह सकते हैं भक्त एक ज्योति गुरु आचार्य को लोग ये कहते हैं गुरुजी, तो आपके शिष्य उनके लिए क्या संदेश है? देखिए मेरे बहुत से शिष्य जिन्हें आज की डेट में फॉलोअर कहा जाता है, मतलब अगर मैं कुछ कोटेशन डालती हूँ, फेसबुक पे ही डालती हूँ, तो लोग बोलते हैं दीदी लगता है बिल्कुल आपने लगता है हमारे लिए ही डाला है। और वो कॉमन होता है, वो यही मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि जिंदगी के अंदर धैर्य रखें, बहुत जल्दी से ना भागे, सफलता आपके पास आएगी अगर आप मेहनत निरंतर करते रहेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ऑफिस में बैठते बैठते अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लूंगी, या देश में जो मेरे सर्वप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया जाएगा, या इतने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मेरे को अवार्ड मिलेंगे, या इतने गुरुओं का मुझे सानिध्य प्राप्त होगा। तो मैंने सिर्फ कभी मतलब सोचा नहीं था कि मैं मतलब इनको हासिल करने के लिए फैमिली पे को दाव पे लगाऊं। मेरे लिए हमेशा फैमिली प्राथमिकता रही है, क्योंकि मेरा ऑफिस सेकंड फ्लोर पे होने के बावजूद भी मेरे पास क्लाइंटों की कमी कभी नहीं रही, और टीवी से भी बहुत से ऑफर आते रहे कि आप लोग टीवी पे बुलाते हैं आजकल डिबेट्स के लिए, पर मेरे हस्बैंड की इसमें मर्जी नहीं थी कि मैं अगर ऑफिस से आऊंगा और तुम वहां बहस करती मिलोगी टीवी पे और मैं अकेला खाना खा रहा हूँ, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो वो मैंने छोड़ा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, पर आपको ये चूज करना पड़ता है कि चाहिए आपको क्या। फैमिली आपको हमेशा चाहिए, सपोर्ट उसकी, और आपको ठीक है ख्याति भी मिलेगी, पर आप अगर फैमिली से डिस्टर्ब हैं तो आपकी ख्याति भी व्यर्थ जाएगी, आपका कोई मतलब नहीं रखता। तो ये थी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा जी। मुझे अभी भी बात याद आती है प्रेमानंद महाराज जी की, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप परिवार में हैं, अगर आप घर को लेके साथ चलते हैं, तो भी आप अच्छे आचार्य, अच्छे धर्मगुरु और अच्छे व्यक्तित्व बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए कंदराओं में, पहाड़ों पे जाने की, जंगलों में जाने की ज़रूरत है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ आप देख सकते हैं आचार्य नीलम शर्मा जी को, कि परिवार भी चलाया, सबको सेवा भी करी। तो मैं उस हर व्यक्ति के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि आप जब शादी में होते हैं, दोनों एक-दूसरे को समझिए, और ये मेरा मानना है कि जब आप साथ चलते हैं एक-दूसरे को समझ के, तो आपकी कामयाबी संयुक्त कामयाबी होती है, और जो परिवार की कामयाबी होती है, वही सच सही मायने में कामयाबी होती है। मैं गोपाल राजपूत मेरी दिल्ली मेरे संग की खास मुलाकात में आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। नमस्कार।